हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू इंग्लिश लिटरेचर। ये हम सीरीज 14 कर रहे हैं। इन दिस सीरीज वी विल कवर मेजर राइटर ऑफ रिस्टोरेशन एरा। तो सारे मेजर जो राइटर है रिस्टोरेशन की ड्रामा में वो हम कवर करेंगे। इफ यू आर फर्स्ट टाइम वाचिंग दिस वीडियो देन हैव अ लुक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये सीरीज हम पूरी कवर करेंगे रोटलेज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की। और आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब करिए बिकॉज हम 14 सीरीज पर हैं। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेट, यूजीसी नेट, जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन देन यू मस्ट बाय दिस बुक। इस बुक को खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीदे तो प्लीज गो टू टेलीग्राम चैनल पे विजिट करिए, देन डाउनलोड दिस बुक और साथ साथ में ही कवर करते जाइए। सो मूविंग फॉरवर्ड, जब हम रीस्टोरेशन ड्रामा की तरफ जाते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट राइटर रोचेस्टर दिया हुआ है। When we go toward restoration drama, we found comedy and play that is performed around जो performed होते थे around 1660 से लेकर 1700 तक, 1710 तक, 710 तक परफॉर्म होते थे। और इनमें से जो वर्क्स होते थे वो कॉमेडी ऑफ मैनर को दर्शाते थे, जो कि जिनका जो थीम होता था, डिपिक्ट करते थे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड दैट इज मॉकिंग मैनर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। और ये जो निकल के आया था ये बिकॉज ऑफ चार्ल्स सेकेंड जब फ्रांस के तरफ गए थे, वहां से इनका इम्पैक्ट यहाँ हमें इंग्लैंड में देखने को मिला। और इसी वजह से मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये इतना हद पार कर चुका था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की थीम, इसमें सेक्सुअल थीम आने लग गई थी। इस वजह से लाइसेंसिंग एक्ट आया। और जो लाइसेंसिंग एक्ट लेकर आएगा, और लाइसेंसिंग एक्ट जर्मी कॉलर की पैम्पलेट से लेकर इतना उछाल बवाल मचाता है कि ये जर्मी पैम्पलेट किन किन राइटर्स को अटैक करता है। वाहकम, विचरले जैसे कि जिन्होंने वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल इमोरलिटी, अफेयर, सेक्सुअलिटी और वल्गरिटी इनके वर्क्स में शो होती थी। तो इस वजह से लाइसेंसिंग एक्ट आता है। और ये कब तक इम्पैक्ट रहता है, लाइसेंसिंग एक्ट आता कब है और कब तक इम्पैक्ट रहता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, क्योंकि मैंने ये जो नेक्स्ट वीडियो उसमें ऑलरेडी कवर करवाया है। अगर आपने वो नेक्स्ट वीडियो अपने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देखा होगा तो आप इस वीडियो में बता दोगे कि कब से कब तक ये इफेक्ट में रहा था। जो राइटर्स थे रिस्टोरेशन ड्रामा के, वो राइटर्स थे विलियम विचरले, जॉर्ज इथरेज, विलियम कॉनग्रीव, जॉर्ज फराकर, अल्फ्रा ब्रैन। इनके सबके वर्क्स मैंने एक एक बार अपने नोट्स के थ्रू मैंने करवा दिए थे, तो वो जरूर से देखना वो प्रीवियस वीडियो। फिर अब हम आगे चलेंगे। सो रॉचेस्टर, हु इज रॉचेस्टर? तो रॉचेस्टर कौन था भाई, कौन किस नाम का आदमी था? ये जॉन विलमॉट। इनका फुल नेम क्या है? जॉन विलमॉट अर्ल ऑफ रॉचेस्टर। सो इनके जो राइटिंग स्टाइल है, जैसे कि रोटलेज हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइंस है वो याद, इस बुक से लाइंस बड़ी अच्छे आराम से याद हो जाती है। तो क्या लिखा है? बोरिंग एंड ड्रिंकिंग बट विद द बट विथ गुड इंटेंट। तो ये इन्होंने लिखा था। तो ये भी सेक्सुअल, ये दोनों लाइन, ये दोनों वर्ड्स क्या बता रहे हैं? ये सेक्सुअल इंटेंशन शो कर रहा है। तो इनकी जो लिखने की जो लिखने की जो स्टाइल थी वो नोटरियस थी। और जो ये लिखते थे वो ड्रम के ऊपर लिखते थे। फॉर द 5 years टुगेदर विद द सेक्सुअल लाइसन ऑफ द एवरी पॉसिबल वेराइटी, रॉचेस्टर रिप्रेजेंट द काइंड ऑफ स्कैंडलस एक्सट्रीम ऑफ द बिहेवियर। सो देखो ये भी बिगड़े हुए थे, तो इनका भी जो बिहेवियर था वो क्या था? स्कैंडलस था। तो ये क्या दिखाता है? इनकी सोसाइटी को शो करता है। जो इनका कैरेक्टर्स था वो किसको दिखाता है? इनकी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, उस टाइम की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। From the advisor to the Protestant king William of Orange। तो विलियम ऑफ ऑरेंज कौन थे? इस बुक में अगर आप रोटलेज हिस्ट्री कर रहे हो तो सबसे पहले क्रोनोलॉजी करके बैठना, क्योंकि जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को क्रोनोलॉजिकल बिल्कुल भी ढंग से याद नहीं है, वो इस बुक से कंफ्यूज होंगे। क्योंकि ये बुक इट इज रिटन इन द वे, लाइक किस वे में लिखी गई है? रिस्टोरेशन टू रोमांटिसिज्म। तो ये क्या कर रही है? कवर कर रही है रिस्टोरेशन से रोमांटिसिज्म। बट जबकि विलियम जे लॉन्ग से आप कंपेयर करोगे ना इस बुक को, तो उसमें क्या है? स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। तो इसलिए बिगिनर के लिए मैंने आपको क्या कहा था? विलियम जे लॉन्ग पढ़िए। और नेक्स्ट सेशन में जब भी वो आपका कवर हो जाए, बिगनिंग वाला पोर्शन, आप दिमाग से तैयार हो जाओ कि अच्छा ये वाली एज इसको दिखाती है, ये वाली एज इसको दिखाती है, तब इस बुक पे जंप करना। सो नाउ ये किसके एडवाइजर थे? प्रोटेस्टेंट किंग विलियम ऑफ ऑरेंज के। देन उसमें से इन्होंने उनके अंडर ये कैसे राइटिंग्स लिखते थे? द एक्सेस ऑफ अ मोरालिटी
as the against excess of religiosity। तो ये दो थीम थी इनकी, एक अमोरलिटी थी एंड रिलीजन थी। तो ये दोनों थीम्स मिलती थी हमें इनके राइटिंग्स में। द रेंज ऑफ रॉचेस्टर पोएट्री इज कंसिडर, वापस से याद रखना हु इज रॉचेस्टर नाम नहीं, इनका जो नाम है पूरा जॉन विलमोट अर्ल ऑफ रॉचेस्टर। विलमोट जो राइटर थे वो एक लिंक थे, ही इज लिंक बिटवीन, कनेक्टिव लिंक बिटवीन मेटाफिजिकल। तो ये अब यहाँ से याद रखना है, मेटाफिजिकल हो गया, कैविलियर हो गया, देन अगस्टन, अगस्टन हो गया, उससे पहले कौन से राइटर थे, ऑरेंज, विलियम ऑरेंज और इनकी वाइफ मैरी। फिर इसके बाद जब अगस्टन आता है तो अगस्टन से ए से, रिमेंबर फ्रॉम ए, वर्ड ए, अगस्टन आता है तो मतलब कौन आती है, क्वीन एने आती है। तो ऐसे करके बच्चों वाली हरकतें से याद रखकर ऐसे भी याद रख, क्वीन एने। तो उस वक्त सक्सेसर थी क्वीन एने, और उस वक्त लिख रहे थे कौन से राइटर्स लिखते हैं, ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर वो इस दौरान लिख रहे होते हैं अगस्टिन पीरियड में, और सारी जो राइटिंग थी उनकी वो सटायर के ह्यूमर थे। अभी आगे बढ़ते हुए, ऑल माई पास्ट लाइफ इज माइन नो मोर, द फ्लाइंग आवर्स आर गोन। अभी देखो यहाँ पे राइटिंग स्टाइल भी, फोकस ऑन राइटिंग स्टाइल ऑल्सो, लाइक द ट्रांजिटरी ड्रीम्स गिवन ओवर whose image are kept in store, so more, gone, over, store, माय मेमोरी अलोन। सो ये जो राइटिंग स्टाइल है वो किसकी है, वो है अर्ल ऑफ रॉचेस्टर की, लव एंड लाइफ। तो इनका एक जो राइमिंग स्कीम है वो इस टाइप से लिखा गया है इन्होंने। फिर इनका जो सब्जेक्ट था वो ज्यादा एक्सप्लिसिट था। he is writing in extremist sexual explicit poet, capable of treating a subject with a both delicacy and bawdy humor, are the self mocking। कई बार सेल्फ मॉकिंग, खुद के ऊपर भी इन्होंने सेल्फ मॉकिंग जो थीम्स थी वो लिखी थी, जैसे कि उनमें से फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेल्फ मॉकिंग जो वर्क है, मेम डेबॉच, ये जो वर्क है, एज वेल एज स्क्यूरियस अबाउट अदर। का जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट राइटिंग स्टाइल है। तो थीम इंपॉर्टेंट है, ये किस तरह से लिख रहा है, बिकॉज वहां पे ऑप्शन में आपको फंसाया जाता है बहुत शार्पली। वहां पे जो सारे ऑप्शन होते हैं ना वो ले डाउन किए जाते हैं आपको फंसाने के लिए, कब बच्चा गलती करे और कब हम उसे पकड़े। तो रिमेम्बर दीज पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को कभी भी हल्के मत लो, छोटी सी चीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो डोंट टेक इट लाइटली, रिमेम्बर एवरी सिंगल पॉइंट बिकॉज इट विल गोइंग टू हेल्प यू टू एलिमिनेट ऑप्शन, बहुत जल्दी एलिमिनेशन करने में, बहुत जल्दी उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। तो जैसे कि सेल्फ मॉकिंग टोन, एक्सप्लिसिट थे तो सेल्फ मॉकिंग टोन में लिखा था इन्होंने, ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन फॉलिंग। सो इनमें बहुत अच्छी बात क्या थी कि ही यूज्ड टू ऑब्जर्व पीपल, व्हाट पीपल आर डूइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक पीपल आर डूइंग। तो ह्यूमन जो फॉलीज थी, मिस्टेक्स थी, वो बहुत अच्छे से पहचान जाते थे। वर्ल्डली वियर टुगेदर टॉलरेंस विद द विविड नेचर, विविड अगेंस्ट अ रीजन एंड मैनकाइंड, बहुत बार मैच द फॉलोइंग में आया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। आप 2010 की बात कर लीजिए, 2010, 2015, या फिर किसी की भी बात कर लीजिए, ये वर्क बहुत ज्यादा आया है। उसके उसमें ये नहीं पूछा कि कौन से रॉचेस्टर नहीं आया है, वहां पे आया जॉन विलमोट, उसमें जो नाम आया गया वो है जॉन विलमोट। तो ये पढ़ो इसको, वेयर आई who to my cost already am one of those strange piteous creature man। तो यहाँ पे कैसे सटायर किया है रीजन एंड मैनकाइंड पे, तो ये क्या है, इट इज अ पोयम और लिखी गई है जॉन विलमोट के द्वारा, रॉचेस्टर के द्वारा, और ये एक सटायरिकल पोएम है, सटायर है, देखो आगे लिखा हुआ है सटायर। तो सटायरिकल पोएट्री है जिसमें रीजन और मैनकाइंड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जुवेनाइल सटायर है। और कौन सा जुवेनाइल सटायर है, 8th to 15th सटायर, 8th और 15th जुवेनाइल सटायर है। तो रिमेम्बर दिस पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे कौन से ऐसे राइटर है जिनकी जुवेनाइल सटायर पे लिखा गया है वर्क, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th है और 15th है। पुराने राइटर्स से लिए गए हैं, इन्होंने फ्रेंच राइटर से बोरोड की स्टाइल। मूविंग फॉरवर्ड, द मॉकिंग कॉमेडी ऑफ रॉचेस्टर is not far removed from the comic. Best restoration drama, his railing against rational is particularly damning as the Augustan period. Rochester and the comic dramatist share a worldwide view, ठीक है, worldwide view दिखाते थे, और दिखाते थे इनके कॉमिक वर्ड से अपनी सोसाइटी के बारे में, ऑब्जर्वेशन ऑफ द लेट 17th
सो ड्राइडन इज नोन फॉर हिज राइटिंग स्टाइल और बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है। इनकी राइटिंग की वजह से ये पूरी एज को रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार हम न्यू क्लासिकल पीरियड को हम एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं, बिकॉज ही इज द मेजर राइटर हु इज रिप्रेजेंटिंग हिज एज। और इनको पोइट लेट्रियट भी बनाया गया था। फर्स्ट इंग्लैंड के पोइट लेट्रियट रहे थे। He was appointed as poet laureate in 13 अप्रैल 1668 में इनको पोइट लेटरशिप दी गई थी। सो सम ऑफ तो कुछ कुछ राइटर है हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। और जैसे कि ये इनकी राइटिंग से अलेक्जेंडर पीस से लिया गया है इनका वर्क। सो अब इनके राइटिंग्स में क्या है, एट द टाइम व्हेन पीपल वर टेकिंग साइड्स ऑफ विंग एंड टोरीज, क्या हुआ था जब व्हेन वी टॉक अबाउट न्यू क्लासिकल पीरियड, तो जब तक आते हुए जब एलिजाबेथन थी, एलिजाबेथन के बाद आया कैसे कैसे करके जैकोबियन, फिर ग्लोरियस रिवोल्यूशन आया, और कैसे यहाँ तक जब न्यू क्लासिकल पीरियड आता है, जब क्वीन एने का थ्रोन होता है, तब हम देखते हैं कि जो थ्रोन है वो डिवाइड हो जाता है पार्टीज में। प्योरिटन एज और इन सब एज की वजह से हमने देखते हैं पार्लियामेंट्री और मोनार्की में एक तरह का रिवॉल्ट रहता है। और इस रिवॉल्ट्स की वजह से हमने ये देखा है कि विंग और टॉरीज में, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स में, और मिडिल क्लास और एरिस्टोक्रेट्स में कहीं ना कहीं सोसाइटी डिवाइड हो चुकी थी। और ये जो इंटेंशन थे ये एक अलग करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को। तो जो राइटर्स जो इस एज में लिख रहे थे, कई राइटर्स इन ग्रुप में डिवाइड होते थे। सम राइटर्स रिप्रेजेंटिंग विंग, सम राइटर रिप्रेजेंटिंग टॉरी। सो जॉन ड्राइडन की तो ये भी किसी पार्टी से बिलोंग करते थे, और इन्होंने भी उसके अकॉर्डिंग ही लिखा है अपने वर्क्स। और बाद में इन्होंने साइड लेना छोड़ा था, बाद में इनकी राइटिंग्स फिर क्रिटिसिज्म पे आई थी। सटायर एट द फर्स्ट लार्जली एक्सप्रेस इन द पोएट्री, द फॉर्म ऑफ अ पोएट्री परहैप्स टेम्पटेड वर्गेंस अ लिटिल, गिविंग अ राइटिंग अ डिग्री ऑफ रेस्पेक्टेबिलिटी. It was the part of the age return to the classical predecessor of the Roman Augustan age, that the poetry of Horace and the satire of Juvenal. Important note down कर लीजिए इसको लाइन को, बिकॉज इस एज में हमने ये देखा है कि रोमन जो राइटर्स थे उनकी, और जो हॉरेस और जुवेनल सटायर है उनके ऊपर मॉडल थे न्यू क्लासिकल राइटर्स की वर्क्स। क्योंकि बहुत सारे जो राइटिंग्स थी वो किस पे मॉडल थी, इन राइटर्स के ऊपर मॉडल थे। इन्होंने क्लासिकल राइटर कल्चर को अडॉप्ट किया था। दे हैव अडॉप्टेड न्यू स्टाइल ऑफ क्लासिकल कल्चर। सो रिमेंबर दिस पॉइंट। रिस्टोरेशन सटायर कुड बी टू काइंड्स, दो काइंड्स में डिवाइड हो गए थे। द काइंड ऑफ वेरी जनरल स्वीपिंग क्रिटिसिज्म ऑफ मैनकाइंड फाउंड इन द पोएट्री अ सटायर अगेंस्ट रीजन एंड मैनकाइंड, जैसे कि जॉन विलमॉट के द्वारा बाय रॉचेस्टर, एंड इन द प्रोज इन जॉनथन स्विफ्ट गुलिवर ट्रेवल्स, और हम कह लें उनका दूसरा वर्क अ मॉडेस्ट प्रपोजल। और इट कुड बी हाईली स्पेसिफिक विद allusion टू रियल फिगर इन पॉलिटिक्स और सोसाइटी। जैसे कि हम इनकी वर्क्स की बात करें, आगे जो वर्क्स देखोगे आप जॉन ड्राइडन के, मैक फ्लेक्नो या फिर अबसम एचिटोपॉल, इसमें रियल कैरेक्टर पे ही मॉकिंग टोन में लिखा गया है मैक्स फ्लेक्नो। और इनसे पता चल जाएगा कि कैसे राइटर्स पार्टीज के ऊपर लिख रहे हैं और कैसे एक दूसरे को खींचतानी में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जॉन ड्राइडन का फर्स्ट वर्क पब्लिश जो इनका था कॉमेडी थी 1663 में, वो थी द वाइल्ड गैनेट। फिर उसके बाद में द रिवाइवल लेडीज लिखा गया जो कि ट्रेजिक कॉमेडी थी, पर इनका जो फर्स्ट वर्क था वो कॉमेडी थी द वाइल्ड गैनेट। अभी हम मैक फ्लेक्नो की तरफ जाते हैं। ड्राइडन ने ये लिखा था 1682 में 84 तक। और ये जो वर्क है मैक फ्लेक्नो, ये अटैक करता है रिवाइवली लिटरेरी राइटर जिसका नाम है थॉमस शेडवेल, उनके लिए लिखा था। इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स मॉक हीरोइक सटायर। ये याद रखना, वर्ड्स के फॉर्म में लिखा गया। इट इज रिटन इन द वर्ड्स, वो मॉकिंग टोन में है, अटैक करता है। इसका जो सबटाइटल है वो और भी इंपॉर्टेंट है। इट्स सबटाइटल इज अ सटायर अपॉन अ ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट। ये इसका सबटाइटल है, वो याद रखना है उसका सबटाइटल। और डायरेक्ट अटैक करता है थॉमस शेडवेल के ऊपर, थॉमस शेडवेल और प्रोमिनेंट पोएट ऑफ हिज टाइम। और वो क्यों करता है वो भी आपको पता है कि पार्टीज के ऊपर, और जो जो भी चीज थी वो वायरल था। बात करें, जो थॉमस शेडवेल थे वो बिलोंग करते थे विंग पार्टी से, विंग की तरफ से थे। और जो ड्राइडन थे वो सपोर्टर थे मोनार्क के। तो इस वजह से ये बहस छिड़ी थी। फिर अगर हम आगे पढ़े, एबसलम एंड आर्चिटिपोल दैट पब्लिश्ड अराउंड 1681,
और इसमें भी हमने देखा है यूज ऑफ एलेगोरिकल, जो इसमें जो यूज हुआ है वो भी एलेगोरिकल यूज हुआ है, एलेगोरिकल थीम यूज हुआ है। और जिसमें हम देखते हैं फंडामेंटल रिलीजियस पॉलिटिकल इश्यू दिखाए जाते हैं इस वर्क के थ्रू, एंड टू ओवरथ्रो द कैथोलिक मोनार्क इन 1688। हीरोइक कपलेट, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, हीरोइक कपलेट है। और वहां पे बाइब्लिकल, ये टाइटल क्या है, बाइब्लिकल है। और इसका एक और टाइटल है, आपको याद रखना है, विलियम फॉकनर ने यूज किया है। लिटरेचर जब पढ़ते हैं हम उसमें एबेसेलोम, एबेसेलोम करके टाइटल की एक नॉवल है बाय विलियम फॉकनर, उन्होंने भी ये सेम लिखा है। और ये जो टाइटल है वो बिब्लिकल टाइटल है, बिब्लिकल रेफरेंस है इसमें किंग डेविड का। और ये इसका जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पॉपिश प्लॉट, पॉपिश प्लॉट हुआ था उसके ऊपर भी ये कुछ ना कुछ थीम इसमें इंक्लूड है। द एजिंग पोएट फ्लेक्नो, तो यहाँ पे जो एज हो रहा है पोएट उसका नाम है फ्लेक्नो, और रेफरेंस रिचार्ड फ्लेक्नो, अ वेरी माइनर पोएट हु डाइड in about 1678, deciding who will best succeed his successor, जिसका successor उसने क्या चुना था, शेडवेल, a playwright who clearly not one of the ड्राइडन favorite, तो ड्राइडन का फेवरेट नहीं था, इस वजह से वो शिकार हुआ क्रिटिसाइज का बाय ड्राइडन। आर्चीटिपॉल इन एबेसलम एंड आर्चीटिपॉल इज डिफाइंड विद द अर्ल ऑफ सेफर्डबरी, तो ये सारा आ चुका है ऑलरेडी एग्जाम में। बुरी को और डेविड किसे रिप्रेजेंट करता है, चार्ल्स सेकंड को। तो ये रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल से याद रखो, क्योंकि हम डिटेल में इसको बाद में करेंगे, पहले हमारा इसको समझना, बेस क्लियर करना, हमें ये बुक करना ज्यादा जरूरी है। द एम्बिशन एंड द प्लॉट रिमेन ऑफ देयर टाइम, but the screaming and the crowd pleasing can be seen in the politician in the age and nation। तो हम देखते हैं कि कैसे जो एज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो राइटिंग पर इन्फ्लुएंस हो रहा है इसके बारे में। फिर इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द मेडल 1682 में। अब सीक्वेंस याद रखो, बिल्कुल बहुत इजी से सीक्वेंस ऑलरेडी गिवन है, कई बार हमें सीक्वेंस पे होता है कि कैसे दिया हुआ है, बहुत इजी से लिखा हुआ है सीक्वेंस, कुछ भी नहीं है। सबसे पहला वर्क पब्लिश हुआ था अबसलम आर्चिटिपॉल बिकॉज इट पब्लिश्ड अराउंड 1681, देन मैक फ्लेक्नो 1682, फिर उसके बाद हम द मेडल पढ़ेंगे 1682। तो ठीक है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में दिया। फिर इसके बाद रिलीजियो लेसी है 1682, 1681 है, that predict much religion and political upheaval which come in the next year। फिर इसके बाद the kind of the political satire in the hand of later writer of novel and plays like डेवियर मैनले, ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है जिन्होंने इन्होंने सटायरिकल, इनके भी वर्क्स जो हैं वो लिखे गए थे इनके बारे में, पॉलिटिकल सटायर इनके वर्क्स में भी फाउंड होता है। फिर उसके बाद हमने देखा है द रिजल्ट वुड बी पॉलिटिकल सेंसरशिप ऑफ थिएटर एंड रिफाइनिंग द सैटिरिकल कंटेंट इनटू हाईली पॉलिटिकल सटायर, और अपर क्लास एंटरटेनमेंट के लिए कैसे अलेक्जेंडर पोप ने और ड्राइडन ने अगस्टन पोएट्री को शेप किया। प्रोफेशनल राइटर थे और इनका जो राइटिंग स्टाइल था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था, डिबेटफुल में था। कॉमनवेल्थ एंड द रिटर्न ऑफ द मोनार्क, पॉलिटिकल रिलीजियस अपहेवल टुवर्ड द 1680s तक। और इनको इस वजह से राइटिंग ट्रेंड्स की वजह से इनको ही वाज मेड पोएट लेटर फ्रॉम but lost his position in 1688, but he was made poet laureate around 1668 और ओवरथ्रो हो गए थे अपनी पोएट लेटरशिप से, जैसे कि जेम्स सेकंड ओवरथ्रो हुए थे। अब देखो ड्राइडन बिकम कैथोलिक, इन्होंने जो इनका रिलीजियस चेंज है, इनका जो पार्टीज में चेंज होगा, जब हम देखते हैं जब ये किसकी तरफ होता है, मोनार्क की तरफ होता है, स्क्वाट मोनार्क की तरफ होते हैं। और जैसे कि जो इनके विरोधी राइटर होते हैं थॉमस शेडवेल, और जो विंग्स की तरफ होते हैं, हम उसमें देखते हैं कि वो कैसे उनके खिलाफ लिख रहे होते हैं, कैसे फाइट होती है, राइटिंग फाइट्स होती है, पैम्पलेट फाइट्स होता है। बट जैसे हम देखते हैं जैसे इनका रिलीजियस चेंज होता है, इन्होंने जब कैथोलिक कन्वर्जन लिया था 1685 में, तो इनका जो पोएट्री, जो बहुत ही फेमस पोएट्री है, अलेगोरिकल पोयम है, द पोयम हिन एंड पैंथर, इट इज रिटन, पब्लिश हुई थी ये 1687 में। इनका पब्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे पहले कौन सा वर्क है, रिलीजियो लेसी, तो मैंने बाद में आपको वापस से बता रही हूँ। इनका जो फर्स्ट वर्क है द वाइल्ड गैनेंट, फिर इनका जो वर्क मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, वो 16 वो कब पब्लिश हुआ था, अराउंड जब ये पोएट लेटरेट बने थे उसका याद, अगर आपको पोएट लेटरशिप याद है, कैसे डेट्स याद रखनी है, तो मैं आपको ट्रिक सिखा देती हूँ कि हाउ टू रिमेम्बर डेट्स। अभी मैं आपको कुछ डेट्स याद करवा दूंगी। 1668 में ये पोएट लेटरेट बने थे और उसी वक्त इनको
इन्होंने एक वर्क लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ये लिखा गया था 16 पब्लिश हुआ था 1668 में। फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, क्रिटिसिज्म वर्क है, एब्बा सोलम एंड आर्चिटिपॉल, दैट पब्लिश्ड इन 1681। देन मैक्स फ्लेक्नो 1682, बिल्कुल सीक्वेंस से है। फिर उसके बाद में 1682 में अनदर इम्पोर्टेंट वर्क, एक ही एज में जो 1682 में, आप तीन वर्क्स आपको याद रखना है, मैक्स फ्लेक्नो, द मेडल एंड द रिलीजियो लेसी, ये तीनों वर्क 1682 में लिखे गए, पब्लिश हुए थे। फिर इसके बाद हम देखेंगे हिंड एंड पैंथर 1687। तो हमने बहुत सारे वर्क्स याद कर लिए, आज उनकी क्रोनोलॉजिकल याद कर लिया। आपको ड्राइडन की क्रोनोलॉजी के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लोगे, बिल्कुल इजी है। सो 1687 में इनका वर्क्स था हिंद एंड पैंथर। तो इसका सबटाइटल क्या है? सबटाइटल बहुत इंपॉर्टेंट, इनके सारे सबटाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो सबटाइटल है वो है अ पोएम इन अ थ्री पार्ट्स that discuss the complex issue of religion and politics in attempt to reconcile bitterly opposed faction. This contained a well-known line anticipate William Wordsworth more than a century later. By the education most have been misled and thus the child imposed on the man. तो यही लाइन इनकी जो पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम, उसमें लिखा है चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो वही लाइन इन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की इन्होंने यूज की थी, और कैसे उस लाइन को सेंचुरीज सेंचुरीज शो करी। द पोएम शो अवेयरनेस ऑफ चेंज एज वन ग्रो ओल्डर एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ होल्डिंग वन व्यू ऑफ लाइफ टाइम। तो ओल्डर कौन है यहाँ पे? ड्राइडन, कि कैसे उनकी जो माइंडसेट है वो बदल रहे थे। माय थॉटलेस यूथ वाज विंग्ड with the vain desire. My manhood, long misled by wandering fire, followed false light. So it is very important line. After 1688 में Dryden returned to theatre, which had given him very early success in comedy as well as adaptation of Shakespeare. तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इन्होंने शेक्सपियर का वर्क अडॉप्ट किया है और थिएटर भी लिखे हैं इन्होंने, तो वो याद रखना है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे, ट्रांसलेशन थी। एलेक्जेंडर फीस्ट, देन द सेक्युलर मस्क। तो एलेक्जेंडर फीस्ट है, अच्छा, और इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो रिमेम्बर दैट जो हिंद और पैंथर है, दैट इज वर्क रिलीजियस पोएम बीस्ट फेबल। इस ये जरूर से याद रखना है, बीस्ट फेबल है वो, तो वो मत भूलना, क्योंकि बहुत बार आ चुका है कि बीस्ट फेबल है ये। अब हम एलेक्जेंडर फीस्ट की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो एलेक्जेंडर फीस्ट किस फॉर्म में? पोएट्री की फॉर्म में, ऐसे की फॉर्म में, किस फॉर्म में? तो इट इज एन ओड। क्या है ये? ओड है एलेक्जेंडर फीस्ट, और इसका जो सबटाइटल है पावर ऑफ द म्यूजिक, पावर ऑफ म्यूजिक। ठीक है, इट इज रिटन, और इसका जो बैकग्राउंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज रिटन टू सेलिब्रेट सेंट सिसिली डे। जो सेंट सिसिली डे है उनका डे सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये लिखा था। स्टोरी है वो मस्ट रीड। इसका जो स्टार्टिंग का है, क्योंकि इसमें जो मेन बॉडी में फीस जब होता है, तो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट होता है उसके उनकी जो, जब वो जीत के आता है पर्शियन कैपिटल, जब ये डिफीट करते हैं डायरेसिस को, इन डायरेस को जब हराते हैं, तो ये बहुत बड़ा फीस्ट इवेंट रखता है। उसमें एक इम्पोर्टेंट सिंगर आता है टिमोथियस, उसका नाम याद रखना। ही प्रेज हिम, और बहुत सारे इमोशन वो कन्वे करेगा। वो इमोशंस, वो सीक्वेंस जरूर से याद रखना। एलन मस्क 1700 में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, याद रखो। ड्राइडन एंड वाज एन innovator leading the move from the heroic couplet to blank verse in drama. So ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हमने ये देखा है कि इनकी जो राइटिंग है वो हीरोइक कपलेट से स्टार्ट हुआ, फिर कैसे राइटिंग इनकी ब्लैंक वर्स ड्रामे के फॉर्म में आगे बढ़ी। फेबल ऑफ एशियन एंड मॉडर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन राइटर्स को इन्होंने कॉपी किया है। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट राइटर, मुझे वो राइटर याद नहीं है एक्चुअली, बट तो जरूर से कमेंट करिए कि एशियंट मॉडर्न इन्होंने किस, कौन से एक थर्ड राइटर है जिनके वर्क्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया है। क्योंकि एक तो है होमर्स इलियाड की बुक है, फर्स्ट बुक जिन्होंने इसमें ट्रांसलेट की थी वो थी होमर्स की इलियाड, और जो सेकंड सेक्शन में इन्होंने ओविड के मेटाफोरेसिस, एंड आई एम नॉट रिमेम्बरिंग थर्ड राइटर, शायद या तो वो बेन जॉनसन है या फिर वो चौसर है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। अगर किसी को याद हो तो वो जरूर से कमेंट करो।
फिर उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो टर्म हीरोइक है वो हैव अप्लाइड टू द ट्रेजेडी इन द रिस्टोरेशन पीरियड। और जो हीरोइक कपलेट है अडॉप्टेड इन द ह्यूमरस टोन, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मॉक हीरोइक। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनका जो कॉन्टेक्स्ट था वो ज्यादा मॉक हीरोइक था। कॉन्टेक्स्ट मीन्स राइटिंग्स। सो अब जो टर्म जो नॉर्मली यूज अप्लाइड होता है मॉक हीरोइक, वो ज्यादातर हमने पोप की पोएट्री में देखा है ये वर्क। ये जो दो राइटर है वर द वेरी वेल नोन एंड हाईली सक्सेसफुल इन देयर ओन डे, बट देयर राइटिंग हैव नॉट हैड लास्टिंग रिगार्ड दैट ड्राइडन। पर इनकी राइटिंग इतनी ज्यादा एंजॉय नहीं करी जाती थी जैसे कि ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप की। अब इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो बटलर की, सैमुअल बटलर की एक वर्क है जिसका नाम है हुडीब्रास। उसमें की नोट्स जरूर से याद रखना, या तो आप लिख लो, पास में लेकर बैठो नोट्स की बुक और लिखते जाओ, बिकॉज इट इज सटायरिकल पोएम, मॉक हीरोइक स्टाइल है। और ये जो लिखा गया है वो डायरेक्ट किसके ऊपर लिखा गया है, चार्ल्स सेकंड के ऊपर, जो चार्ल्स सेकंड के अराउंड लिखा गया है। और जो इसमें हुडीब्रास है वो कनाइट है, एक कनाइट है हुडीब्रास। आई विल हाईलाइट, इसको हाईलाइट करते हैं हम। सटायरिकल पोइट्री है और ये कब पब्लिश हुई थी, वर्क पब्लिश्ड इन 3 पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो वर्क पब्लिश हुआ है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है 1663, देन 1664 एंड देन 1678। ठीक है, अब ये लिखा गया है, कैसे लिखा गया है इस फॉर्म में, ये भी लिखा हुआ है अपसर्ड सराउंडिंग और ऑक्टासिलेबिक कपलेट में है। और ये कंटेन करता है एंटरटेनमेंट, डिजर्शन, ऑब्सक्योर लर्निंग एंड कंटेम्परिंग रेफरेंस। और इट स्टार्ट एज द मॉक रोमांस। एंड फाइनल पार्ट जो है इसका वो क्या लीड करता है, रिस्टोरेशन को लीड करता है, जो कि किसका रिस्टोरेशन होता है, चार्ल्स सेकंड का। तो ये चार्ल्स सेकंड को एक मॉकिंग टोन में लिखा गया है। जो स्टोरी प्लॉट लाइन है, मैं आपको स्टोरी प्लॉट लाइन एक बिल्कुल फटाफट से मैं आपको बताऊंगी। हुडीब्रास एक नाइट होता है और जो कर्नल होता है पार्लियामेंट्री में, और उनके बीच में कैसे हम देखते हैं कि कैसे उनके आगे पीछे बहुत वाइसफुल करेजियस पीपल आर इन्वॉल्व, और हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो ये जो चीज है कि ये इन्होंने जो हुडीब्रास है ये किस पे मॉडल किया है, ये एक ये भी याद रखना है क्योंकि इन्होंने मॉडल किया है बायरन। राइटिंग स्टाइल किस पे मॉडल किया है, बायरन की राइटिंग स्टाइल। तो डॉन जॉन को इन्होंने मॉडल किया है। सो मूविंग, तो ये लाइन लिखी हुई है इन्होंने, व्हेन द सिविल डिवीजन फर्स्ट ग्रू हाई एंड द मैन फेल आउट दे न्यू नॉट व्हाई। हु इज मैथ्यू पेयर, तो मैथ्यू पेयर इज मोर पोएट ऑफ लाइट ओकेजनल वर्ड्स। तो ही इज नोन फॉर ओकेजनल वर्ड्स के लिए जाने जाते हैं मैथ्यू पेयर। ऑल्दो हिज फर्स्ट वर्क was a satire on the Dryden, Hind and Panther। जो इनका पहला वर्क था is actually satire on Hind and Panther। He became famous as the secret agent working behind the scene on Treaty of Utrecht, Utrecht 1713 है। अल्फ्रा बैन है, शी इज ऑल्सो सीक्रेट एजेंट। वैसे मैथ्यू पेरोर इज ऑल्सो सीक्रेट एजेंट थे। और ये जो सीक्रेट एजेंट थे वो थे किस, ट्रीटी ऑफ उल्ट्रेज जो हुई थी 1713 में, व्हेन इस वॉर ऑफ स्पेनिश जब खत्म हुआ था तब तक उसमें उस वहां थे एज अ सीक्रेट एजेंट। और इन्होंने जो इनका इम्पोर्टेंट वर्क है कंट्रीब्यूट किया था इन्होंने, बहुत इम्पोर्टेंट, द एग्जामिनर में। ही वॉज द मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ द एग्जामिनर। और इन्होंने जो ज्यादा वर्क्स लिखे हैं वो लिखे हैं प्रिजन में, व्हेन ही वाज अंडर द प्रिजन। इनकी जो पोइट्री है द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, और दूसरी जो पोइट्री है वो प्रिजन में लिखी थी। सो इनके लिए ये जाने जाते हैं। ही कवर्ड द वाइड रेंज ऑफ थीम एंड फॉर्म, एंड पोइट्री रिमेन anchor in the passing event of age, and handling themes of containing reverence and concern। So जो प्रेयर की जो ओड है सेलिब्रेटिंग अराइवल ऑफ विलियम थर्ड, जो विलियम ऑरेंज जो आते हैं उनका जो सेलिब्रेट करते हैं अराइवल, जो इनकी पोइट्री है उनके नेम हम जरूर से याद रख लेते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है नेम याद रखना। विलियम प्रेयर सब किसी को पता भी नहीं होगा कि अब नहीं ध्यान देते हैं क्योंकि द एग्जामिनर के कंट्रीब्यूटर थे। इनकी जो वन ऑफ इम्पोर्टेंट पोइट्री इज द प्रोग्रेस ऑफ माइंड, कार्मेन, कैरमेन एंड सेक्युलर। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट राइटर आते हैं एंड्रयू मार्वेल।
उस वर्क का नाम है Horatian Ode upon the Cromwell's upon the Cromwell return from Ireland।